बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं प्राइवेट लेबल के रिलेटेड कि हमें कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है इस पूरी जर्नी में, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा वो डिफ़िकल्टीज़, वो स्टेप्स बताऊँगा जहाँ पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये प्रॉपर लॉन्ग टर्म बिज़नेस होता है, इसमें हर हर मोड़ पर, हर स्टेप में आपको जो है ना, कभी क्या मुश्किल आएगी, कभी क्या आएगी, तो वहाँ पर अगर जो बंदा स्टक हो जाता है, वहीं पे रह जाता है। लेकिन जो बंदा उसको टैकल करने की कोशिश करता है, उसको पता होता है कि भई इस जर्नी में मुझे ये मुश्किलात आ सकती हैं और मैंने उसको ऐसे-ऐसे टैकल करना है, तो वो बंदा कामयाब होगा। तो आज मैं आपको एक प्रॉपर शीट के ज़रिए एक प्रॉपर प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि भई ये मुश्किलें आपको पेश आ सकती हैं, लेकिन आपने उनको ऐसे-ऐसे टैकल करना है और ताकि ऑलरेडी आपके ज़हन में हो वो चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक प्रॉपर एक चीज़ है, शीट है, इसमें हमारे पास कम से कम 11-12 जो है ना पूरी लिस्ट बनी हुई है कि इसमें कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोडक्ट हंटिंग में, ठीक है? हमें अच्छी प्रोडक्ट मिलने में कि उसका कॉम्पिटिशन भी कम हो, डिमांड भी हाई हो, उसमें जो है ना ब्रांड डोमिनेंसी भी ना हो, मुश्किलात वहाँ पर ना हो, ठीक है? उसके बाद सीज़नैलिटी उसमें ना हो, कोई पेटेंट ट्रेडमार्क का इश्यू ना हो, अच्छे से उसका जो डेटा है सारा हिस्ट्री वगैरह, प्रोडक्ट के रिलेटेड जो-जो भी मुश्किलात आती है ना, वो हम सबको पता है कि हमें एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करने में कितनी-कितनी मुश्किल आती है, कि हर चीज़ उसकी परफेक्ट होनी चाहिए, रिव्यूज़, रेटिंग, कॉम्पिटिशन लिहाज़ से, मार्जिन्स के लिहाज़ से, सोर्सिंग के लिहाज़ से। तो अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करना वो सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है हमारे पास, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है उसी सेम प्रोडक्ट को जो एक हमने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, फिर उसकी सोर्सिंग आ जाती है क्योंकि प्रॉपर एक स्टेप्स होते हैं ना, आपको स्टेप बाय बाय स्टेप एक चीज़ पे जाना पड़ता है। प्रोडक्ट आपको मिल गई, अभी ऐसी बात है आपने उसको सोर्स करना है। अब सोर्सिंग में आपको सप्लायर के इश्यूज़ आ सकते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का इश्यू आ सकता है, कोई आपको कस्टमाइज़ेशन करके देगा, कोई नहीं करके देगा। किसी का मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। अच्छा, कम्युनिकेशन बैरियर्स मतलब ऐसे बैरियर आ सकते हैं कि आप कुछ बात कर रहे हो, उनको समझ ही ना आ रहे हो क्योंकि आप उससे ना वॉइस मैसेज पे कर सकते हो, ना कॉल पे कर सकते हो। अलीबाबा सप्लायर के साथ आप डायरेक्ट सिर्फ चैट पे बात कर सकते हो, तो बात समझाने में भी अक्सर मुश्किल होती है, ठीक है? रिलायबल सप्लायर फाइंड करने में जो वेरिफाइड भी हों, ट्रेड एश्योर्ड भी हों, हर चीज़ उनकी टॉप नॉच हो, क्वालिटी वाइज़ भी अच्छा हो, जो इंस्पेक्शन भी करके दें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मुश्किल आ सकती है सोर्सिंग के दौरान में। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड प्राइस चेंज और हिडन कॉस्ट ये बहुत ज़रूरी होती है। आपने उनसे पूछनी है चीज़ क्योंकि कई बार वो क्या कहते हैं आपको एक चीज़ कन्फर्म कर देते हैं, लेकिन जब आप पेमेंट कर देते हो उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं ये लोगो के तो इतने चार्जेस बनते हैं, ये प्रिंट लोगो था, ये लेज़र लोगो था, ये कलर कस्टमाइज़ेशन थी, ऐसा था, वैसा था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर आपको एक डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोर्सिंग के बाद क्वालिटी कंट्रोल। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आप इंस्पेक्शन भी करवाते हैं अपनी प्रोडक्ट की, या तो आप सैंपल चेक करते हैं या आप जो है ना इंस्पेक्शन वगैरह करवाते हैं किसी सप्लायर के थ्रू या किसी और के थ्रू। तो वो भी इश्यूज़ आते हैं आपको क्योंकि पेमेंट भी आपको करनी होती है, सप्लायर को भी करनी होती है, इंस्पेक्शन की अलग से पेमेंट होती है ताकि एक-एक पीस जो है ना आपकी प्रोडक्ट का चेक हो सके। उसके बाद ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग के इश्यू आ जाते हैं क्योंकि अमेज़न की पॉलिसीज़ के मुताबिक आप लोग अपनी वो जो है ना पॉलिसीज़ को देख के पैकेजिंग और जो ब्रांडिंग होती है उसको आपने करवाना पड़ता है। फिर कभी-कभार कंप्लायंस मिसिंग होते हैं, अगर लेट्स से आप कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट कर रहे हो तो एफसीसी सर्टिफिकेट होता है, यूएल होता है, कोई फूड रिलेटेड आइटम होता है, एफडीए के आपको जो है ना डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं। कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि आप जो है ना प्रोडक्ट ले लेते हो लेकिन सप्लायर आपको बोलता है कि नहीं मेरे पास ये वाले जो है ना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर फँस जाते हो। तो ऐसी अगर प्रोडक्ट कोई हो तो आपने सबसे पहले जो है ना सप्लायर से चीज़ कंफर्म करनी है कि भई ये मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूँ तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। अगर उसके पास वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं तब जो है ना फिर आप उसके प्रोडक्ट के साथ आगे जा सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो है ना सबसे जो मेन इश्यू आता है वो लॉजिस्टिक्स और शिपिंग का आता है। ये जो है ना जब भी हम हमें वो सप्लायर बताता है या भी हमारा फॉरवर्डर बताता है कि भई हमें प्रोडक्ट शिपिंग के डेज़ बताते हैं 20 से 25 दिन बताए, तो अक्सर क्या हो जाता है 30 से 35 दिन तक भी बात चली जाती है, 40 दिन तक भी चली जाती है। और वो आपको क्या बोलते हैं कि बोलते हैं कि जी कस्टम में फँस गई थी, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपने कन्फर्म करनी है उनसे। कभी कस्टम में अगर फँस भी जाए तो फिर कितने दिन लगेंगे क्योंकि आपने अपनी सरदर्दी ले लेनी। या जो फॉरवर्डर है आपका या जो सप्लायर है उसी के आपके जो है ना ज़िम्मे करवानी है कि भई ये मैं डीटीपी शिपिंग कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपने जो है ना इस चीज़ को रिकवर करना है, जो भी कस्टम में फँस गई, हफ़्ता फँसा, 5 दिन फँसा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि हम अभी शिपिंग में डिलेज़ ना आए। और इनके जो शिपिंग के 20-25 दिन स्टार्ट होते हैं ना, वो पोर्ट से जब बोट जाती है ना, तब स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको कहते हो कि ठीक जी, आज मेरी प्रोडक्ट आप शिप कर दो। वो क्या कहते हैं पहले पोर्ट पे लेकर जाते हैं, ठीक है? जो भी सी शिप हो रही होती है ना, उसे पोर्ट पे लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी अक्सर 2-3 दिन आपकी प्रोडक्ट पड़ी रहती है। जब सब प्रोडक्ट्स इकट्ठी शिप होती हैं, तब जो है ना वहाँ से फिर वो डेज़ काउंट करना शुरू करते हैं, जब पोर्ट से शिप निकल जाती है। तो ये चीज़ भी आपने जो है ना ज़हन में रखनी है। फिर कभी ट्रैकिंग के इश्यू भी आ जाते हैं, सप्लायर आपको सही से ट्रैकिंग की जो है ना वो आईडी नहीं देते, तो वहाँ पर भी आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है।
उसके बाद लिस्टिंग चैलेंजेस, ठीक है? लिस्टिंग की जो है ना मेन चीज़ आ जाती है आपकी जो है ना कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन हो गया, आपने आपके कंपटीटर्स के कौन-कौन से कीवर्ड हैं, सेरिब्रो में आपने चेक करना है, आपने जो है ना उसके सीपीआर देखने हैं, टाइटल डेंसिटी वगैरह देखनी है, कौन से कीवर्ड पे आप रैंक होना चाहते हैं, आपके कंपटीटर्स कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हैं, आपको कहाँ पर गैप मिल रहा है, वो चीज़ हो गया। अच्छा, कस्टमर फ्रेंडली लिस्टिंग होनी चाहिए, इमेजेस भी वैसी होनी चाहिए। कस्टमर फ्रेंडली ऐसा होता है ना कि आपने कस्टमर के फ़ायदे की बात करनी है अपनी लिस्टिंग में। आपने ये नहीं बोलना कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी है, वैसी है, इसकी ये फीचर्स हैं। फीचर्स आपने ज़ाहिर-सी बात है एक्सप्लेन करने हैं। लेकिन मेन आपने कोशिश करना है कि ऐसी लिस्टिंग हो कि कस्टमर को पढ़े तो उसको लगे कि ठीक है यार, ये प्रोडक्ट मैं खरीदूँगा तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? आपने प्रॉब्लम ड्रिवन जो है ना वो लिस्टिंग लिखनी है कि भई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो उस तरह के आपने और ईज़िली रीडेबल हो, बहुत मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखनी ताकि ईज़िली वो रीड कर सके, लंबे-लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने। अच्छा, जो है ना रैंकिंग में मेन कीवर्ड पे करना है, दूसरे कीवर्ड पे करना है, हाइजैकिंग के इश्यू आ सकते हैं। अगर आपका ट्रेडमार्क नहीं हुआ तो आपके हाइजैकर आ जाएँगे, आपकी लिस्टिंग में बैठ जाएँगे मी टू करके। तो वहाँ पर जो है ना आपने उन चीज़ों को भी ख़्याल रखना होगा। अच्छा, इमेजेस वगैरह का, इमेजेस आपने जो है ना बिल्कुल हाई क्वालिटी इमेजेस रखनी है। आपकी मेन इमेज और ये सारी इमेजेस अगर हाई क्वालिटी की नहीं होंगी तो आपका कन्वर्जन रेट डाउन हो जाएगा। कन्वर्जन रेट डाउन होगा, आपकी सेल्स डाउन हो जाएगी और अमेज़न जो है ना आपको फिर आपकी रैंकिंग को पुश नहीं करेगा ऊपर की तरफ। उसके बाद आता है हमारे पास पीपीसी एंड एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है? हाई पीपीसी, अगर हम स्टार्टिंग में हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं कि उसकी बिडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मेन कीवर्ड की हो गई या किसी और भी कीवर्ड की बिड बहुत हाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल $2 है या $3 तक है ना, अगर आप उसको डायनामिक बिड करेंगे तो डायनामिक बिड का मतलब है कि आप अमेज़न को अथॉरिटी दे देते हो कि भई अगर मैं $3 बिड है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अमेज़न को अथॉरिटी देते हो कि भई जब आपने मेरी प्रोडक्ट को सबसे ऊपर दिखाना है, ठीक है? तो जब वो कोई क्लिक करेगा तो फिर वो $3 जो है ना चार्ज नहीं होंगे, वो डबल हो जाएँगे, ठीक है? वो 100% डबल हो जाएगी, $6 हो जाएगा। कोई क्लिक पड़ेगा तो $3 के बजाय $6 हो जाएगा। तो वहाँ पर भी आपके बहुत ज़्यादा 1-1, 2-2 क्लिक पे आपके 5-5, 10-10 डॉलर जा रहे होते हैं। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट देखी जिसकी बिडिंग भी कम हो, पीपीसी रिलेटेड भी आपने जो है ना ख़्याल रखना है इन चीज़ों का। इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स पे आपने जो है ना ज़्यादा बजट नहीं वेस्ट करना। आपने महीना देखा कि वो 15 दिन, 20 दिन देखा कि भई जो-जो कीवर्ड्स पे मैंने अपनी लगाई हुई है, बजट लगाया हुआ है और उनको सेल्स नहीं मिल रही, क्लिक्स भी आ रहे हैं, इंप्रेशन भी, सेल्स नहीं मिल रही, तो उनको अपने डायरेक्ट नेगेटिव में डाल देना। ये नहीं कि आप उसको टाइम देते रहो, देते रहो, देते रहो, वो वेस्ट ही होता रहेगा आपका बजट, ठीक है? अमेज़न में चल उसके बाद आपने एक्कोस को देखना है, अपने एक्कोस जो है 30% से कम होना चाहिए, ठीक है? ताकि ये सारे वो, लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसमें कम से कम महीना 2 लग जाते हैं, तभी जाके आपके एक्कोस जो है ना नीचे आता है। तो पीपीसी के रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, और भी मेजर प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक वो फिर बहुत हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह अलग किसी वीडियो में जो है ना हम एक्सप्लेन करेंगे पीपीसी के रिलेटेड इसको। स्टार्टिंग में अच्छा, रिव्यूज़ एंड लॉन्च इश्यूज़, लॉन्चिंग टाइम पे देखिए आपकी इस प्रोडक्ट पे कोई रिव्यूज़ नहीं होता, सोशल प्रूफ नहीं होता। कोशिश करें कि स्टार्टिंग में ही आप अपनी प्रोडक्ट पे जेन्युइन रिव्यूज़ लेकर आएँ, अमेज़न वाइन्स के थ्रू लेकर आएँ। अच्छा, फिर आप जो है ना एक टूल आता है, जब भी कोई ऑर्डर आता है तो आप अपने कस्टमर से भी डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं कि 20 तरह मुझे एक पॉजिटिव रिव्यू चाहिए, डायरेक्ट आप उसको बोल सकते हैं। आप जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफ़िक ला सकते हैं कि जो आपको आहिस्ता-आहिस्ता रिव्यूज़ दें पॉजिटिव, ताकि आपकी रैंकिंग में भी इश्यू ना आए, अमेज़न भी आपको सपोर्ट करे और आपके जो है ना कस्टमर में एक लॉयल्टी बिल्ड हो जाए। तो वहाँ पर भी जो है ना अगर आपके रिव्यू स्टार्टिंग में नहीं होंगे, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, तो आपकी सेल्स डाउन होंगी, आपकी रैंकिंग उस तरह से नहीं होगी और प्रोडक्ट फेल होने के बहुत चांसेस होते हैं। उसके बाद मेन चीज़ जो आती है ना वो है फाइनेंशियल इशू, आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो आपके पास बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी प्रोडक्ट पे $10,000 लगा दिए, पहली इन्वेंटरी पे, उसकी ट्रेडमार्क, इमेजेस, शिपिंग, अपने अकाउंट पे, सब चीज़ों पे आपने जो है ना पीपीसी, रिव्यूज़ पे, सब पे आपने 10,000। अब आपके पास टोटल बजट ही $10,000 था, तो अब आगे क्या करेंगे? मतलब आपके पास कोई कैश फ्लो नहीं है। अब आप वेट नहीं कर सकते कि अमेज़न से आपसे सेल्स आएँगी, अमेज़न आपको पे आउट देगा, फिर उससे आप न्यू इन्वेंटरी मँगवाएँगे। उसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आपकी जो है इन्वेंटरी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। आपको बहुत सारे इश्यूज़ आने शुरू हो जाएँगे, पीपीसी का बजट नहीं होगा, पीपीसी रुक जाएगी। तो कैश फ्लो जो है ना आपके पास होना चाहिए बैकअप में, बस एटलीस्ट 5,000, 10,000, 8,000 इतने डॉलर होने चाहिए ताकि आप न्यू इन्वेंटरी उठा सकें, पीपीसी आपकी फ्लो में चलती रहे। आपकी स्टोरेज कॉस्ट आपको पड़ रही है या कोई भी आपको रिफंड्स आ रहे हैं, वो मैनेज होते रहें, आपके पास कैश होना चाहिए। तो कैश फ्लो, फाइनेंशियल चेंजेस, ये भी जो है ना आपके पास अपने इनका ध्यान रखना है, ठीक है? स्केलिंग की तरफ अगर जाते हैं, फिर जिस तरह मैंने आपको बताया, आपके पास कैश फ्लो होगा तो आप स्केल कर सकेंगे, आपके पास कैश फ्लो नहीं होगा, आप स्केल नहीं कर सकेंगे। स्केलिंग का मतलब ये है कि देखिए, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली 200 यूनिट सेल कर रहे हो, उसी में आप रोटेट हो रहे हो, रोटेट हो रहे हो, रोटेट हो रहे हो, आप आगे नहीं जा पा रहे। अगर आप चाहते हो कि भई मैं स्केल करूँ और ग्रोथ को इम्प्रूव करूँ, ऑब्वियसली आपको फिर कैश ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आपको बड़ी इन्वेंटरी मँगवानी पड़ेगी, आपको 500, 600, 800, 1000 की इन्वेंटरी मँगवानी पड़ेगी, तब आपको पीपीसी बजट ज़्यादा देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी सेल्स फिर ज़्यादा हो जाएँगी। तब जो है ना आप आहिस्ता-आहिस्ता स्केलिंग की तरफ जाएगी, आपका पीपीसी बजट ज़्यादा होगा, आपकी सेल्स ज़्यादा होंगी, आपको प्रॉफ़िट भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा।
तो स्केलिंग जो है ना उसमें आपको जो है ना मसले आ सकते हैं, कौन-कौन से आ सकते हैं, आप कैश फ्लो का इश्यू आ सकता है, न्यू मार्केट प्लेसेस की तरफ अगर जाना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूएसए में लॉन्च किया हुआ है, आप कनाडा में उसको दोबारा लॉन्च करना चाहते हैं, यूके में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको फिर कैश चाहिए होगा। और सेम क्वालिटी भी आपने मेंटेन करनी है। कभी-कभार आप ऐसा करते हो कि आप इतना उसको स्केलिंग की तरफ ले जाते हो कि आपको अब खुद मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फिर आपने कोई वीए वगैरह हायर करना होता है, तो फिर आप इसलिए उसको सैलरी देनी पड़ती है, परसेंटेज देना पड़ता है। तो वहाँ पर भी जो है ना आपको मुश्किल आ सकती है। अच्छा, अकाउंट हेल्थ और पॉलिसी रिस्क ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन नहीं करेंगे, पॉलिसी को वायलेट करेंगे, तो आपको तो अमेज़न खुद अकाउंट ही सारा ब्लॉक कर देगा, फिर तो प्रोडक्ट को छोड़ ही दें। तो आपके रिस्क ऑफ अकाउंट सस्पेंशन, कहीं पर आपको वेरिफिकेशन आए, ठीक है, आप वेरिफिकेशन टाइम पे करनी है, नहीं वेरिफिकेशन आई हो आपको हफ्ते-हफ्ते पड़ी हो, फिर एकदम से वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? तो आपने वेरिफिकेशंस देखनी है, ठीक है? उसके बाद आईपी कंप्लेंट्स आपका ख्याल रखना है, किसी की इमेजेस कॉपी नहीं करनी, किसी की लिस्टिंग कॉपी नहीं करनी, आपने अपने हिसाब से, ठीक है? आप उसको देख सकते हो, उससे आइडिया ले सकते हो अपने कंप्यूटर से, लेकिन बिल्कुल जो है ना आप उसको कॉपी नहीं कर सकते कि यार जो है ना बस मैं यही सारी चीज़ें हैं और मैं सेम उठा के उस पे रख दूँ, ठीक है? उसके बाद जो है ना रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस, चलो वो तो जब आपकी जब वो खुदा ना ख़ास्ता आपके अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तब आप जो है ना रीइंस्टेटमेंट की तरफ से आते हो। मार्केट कंपटीशन आ गया, प्राइस वॉर्स आ जाती हैं, आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है ना रिड्यूस हो जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट $30 में सेल हो रही है, मार्केट प्राइस उसकी $30, लेकिन फॉर एग्जांपल सडनली कोई ऐसे चाइनीज़ सेलर आ जाते हैं कि वो बिल्कुल प्राइस $20 पे ले आते हैं। तो ऑब्वियसली आपको सेल्स कम हो जाएँगी, आपको दोबारा सेल्स बढ़ानी होंगी, तो आपको वही प्राइस मेंटेन करनी पड़ेगी। आप प्राइस नीचे करेंगे, आप लॉस में चलना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि इतना मार्जिन होता नहीं है। तो कोशिश करनी है ऐसे प्रोडक्ट में जाएँ कि यहाँ पर प्राइस वॉर ज़्यादा ना हो, लॉन्ग टर्म आप उसका देखें कि भई अच्छा यार प्रीवियस हिस्ट्री इसकी ऐसी रही है, तो मुझे कोई इश्यू नहीं होगा, कोई बड़े ब्रांड डोमिनेट ना कर रहे हों, और जो है ना आप ईज़िली वहाँ पर अपनी सेल्स जनरेट कर सकें। तो ये कुछ बेसिक्स हैं मुश्किल जो आ सकती हैं स्टेप बाय स्टेप में। यही चीज़ें अगर आप इनको अच्छे से टैकल करेंगे और एक दफ़ा आप की एक प्रोडक्ट चल जाती है, तो आपको सारी मास्टरी हो जाती है। एक-एक चीज़ जो है ना आपको समझ में आना शुरू हो जाती है। अली बाबा के सप्लायर से आपने कैसे बात करनी है, ठीक है? आपने जो है ना उनसे वेरिफ़िकेशन कैसे करवानी है अपनी, आपने उनसे नेगोशिएशन कैसे करनी है, उनको कैसे लालच देनी है कि भई ये अगर आप मैं जो है ना अगर आप मुझे इस तरह की प्राइस देंगे, तो मैं आपसे और भी ज़्यादा इन्वेंटरी परचेज़ करूँगा, मैं और क्लाइंट्स लेकर आऊँगा आपके लिए। इस तरह के आप उनको लालच दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं 300 यूनिट ऑर्डर करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं जो है ना 1000 यूनिट ऑर्डर करूँगा। इस तरह भी आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये जिस तरह मैंने आपको डिफ़िकल्टीज़ बताई, आप इनका ख़्याल रखें, इनको अच्छे से रीड आउट करें कि इसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें आपको बोली हुई हैं, और एक-एक चीज़ आपने अपने सप्लायर को बतानी है, अपनी लिस्टिंग में वो चीज़ें रखनी हैं कि जो-जो क्वालिटी इंस्पेक्शन होगी, ब्रांडिंग की कोई प्रॉब्लम होगी, लॉजिस्टिक के इश्यू आ गए, लिस्टिंग में कौन-कौन सी चीज़ों का ख़्याल रखना है। बेशक ये मैं इंशाल्लाह शीट आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा, और जो है ना आप इज़िली इसको देख के जो-जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आएँगी फ्यूचर में, आप उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं।